हाँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 4। अब जो कंटेंट आपको स्टडी करना है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली 2 इंट्रोडक्टरी, मैक्रो इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स एंड नेक्स्ट इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस यदि आपने जेनरिक इलेक्टिव एज अ सब्जेक्ट चूज किया है तो ठीक है। वैसे तो 3 सब्जेक्ट्स आपको करने, माइक्रो, मैक्रो एंड इकोनोमेट्रिक्स 3 करने, और यदि मैथ्स वाला पार्ट आपने चूज कर रखा है देन यू हैव टू डू रियल एनालिसिस। हाँ, मैं आपको इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स टीच करूंगा, रादर स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। हाँ, आपके जो कंटेंट्स हैं पहले आप हेडिंग पुट कर लेना इकोनोमेट्रिक्स। हाँ, आपके जो कंटेंट्स हैं वो रादर 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है यूनिट 1 लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ब्रैकेट में लिख लो इन 2 वेरिएबल्स। जो फर्स्ट यूनिट है वो है इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन 2 वेरिएबल्स। सेकेंड वन है आपकी यूनिट नंबर 2 मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, पुट द हेडिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यूनिट 3 में आपके 2 पार्ट हैं जो आपको करना है, एक है फंक्शनल फॉर्म्स और बी पार्ट है क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको आप डमी वेरिएबल्स भी कह सकते हो। डमी वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड डमी वेरिएबल्स। तो यूनिट 3 में ये आपकी कंटेंट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, ये है वॉयलेशन ऑफ एजम्पशंस, ठीक है। उसमें आपको स्टडी करना है मल्टी क्वांटिटी, हेट्रोसिडोसिटी। हेट्रोस मीन्स अनइक्वल, सिडोसिटी मीन्स वेरिएंस। तो आप इसे कह सकते हो अनइक्वल वेरिएंस। हेट्रोस मीन्स अनइक्वल, सिडोसिटी मीन्स वेरिएंस। सो यू हैव टू स्टडी अनइक्वल वेरिएंस, ये आपको स्टडी करनी। नेक्स्ट है सी पार्ट में सीरियल कोरिलेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। ये आपकी ऑटो कोरिलेशन वाली टॉपिक, ठीक है। तो वॉयलेशन ऑफ एजम्पशंस में 3 आपको करने हैं, मल्टी क्वांटिटी, हेट्रोसिडोसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन। अब आ जाइए स्पेसिफिकेशन बायस। एक है ओमिटेड वेरिएबल। ओमिटेड वेरिएबल मतलब आपने किसी इंपॉर्टेंट वेरिएबल को छोड़ दिया, ठीक है। मतलब रिग्रेशन मॉडल के अंदर किसी इंपॉर्टेंट वेरिएबल को आप छोड़ दोगे तो हम उसे कहते हैं ओमिटेड वेरिएबल। कुछ लोग इसे कहते हैं अंडर फिटिंग अ मॉडल। यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो अंडर फिट, ठीक है। और दूसरा है इररेलेवेंट वेरिएबल्स। इररेलेवेंट वेरिएबल्स का मतलब हो गया आपने मॉडल में एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कंसीडर कर रखे हैं जो मॉडल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इसे ओवर फिटिंग अ मॉडल। तो ये आपकी हो गई अंडर फिटिंग अ मॉडल, सेकंड वन हो गई ओवर फिटिंग अ मॉडल। आप 1 मिनट यहां कंसंट्रेट करो जरा। देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं जो थोड़ा सा ढंग से आपको समझना है। भाई आपको इनिशियली जो टॉपिक्स करने हैं वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन 2 वेरिएबल्स करना है। मेरे हिसाब से जितनी भी टफनेस आप फील करोगे, क्योंकि इनिशियल पार्ट में इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स में 2 वेरिएबल्स में आप सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टीपल में आपकी डिफिकल्टी लेवल 50% रिड्यूस हो जाएगी। तो इकोनोमेट्रिक्स स्टार्टिंग पॉइंट पे ही डिफिकल्ट होता है, बी क्लियर दिस वन। यदि आपने एक स्टेज तक कर लिया है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, सारे कंसेप्ट आपके पहले वाले यूनिट के अंदर है, ठीक है। इसको आपको मैक्स मतलब बहुत ढंग से करना है। बहुत ढंग से करने का मतलब बहुत सीधा सा तरीका है, जो मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूं, ठीक है, उसे थ्राइस लिखना है। एक बार तो आप पहले लिखो, उसके बाद दोबारा लिखो, और एक बार ट्राई करो तो एक और बार लिख लो। आपकी वो क्लास आपके कमांड में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपकी सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होगी, रादर सारे कंसेप्ट उसके अंदर होंगे। तो यू हैव टू राइट थ्राइस। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल ऑल्दो ज़्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स अप्रोच आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मल्टीपल रिग्रेशन में आपकी डिफिकल्टी लेवल
पहले के रिस्पेक्ट में 50% रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल में प्रॉब्लम तब होती जब मैट्रिक्स अप्रोच उसके अंदर इंक्लूडेड होता, तो मैट्रिक्स अप्रोच इंक्लूड नहीं है, वो आपके एडवांस इकोनोमेट्रिक्स वाले पार्ट में इंक्लूडेड है, रादर से सेमेस्टर 5 में। ठीक है, तो आपको मल्टीपल में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्स्ट वन का 50% डिफिकल्टी होगी, और एक डिफिकल्टी होगी आपकी फंक्शनल फॉर्म में आके थोड़ी सी। ठीक है, तो रादर मैं आपको समझा दूं, 6 क्लासेस के आसपास इसकी होगी आपकी, जिसमें आपको डिफिकल्टी फील हो सकती है, क्योंकि सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स होंगे। मल्टीपल रिग्रेशन में रफली 3 क्लासेस में आपसे कह रहा हूं। ठीक है, क्लियर? तो 6 + 3 दैट इज 9, और फंक्शनल फॉर्म भी 3-4 क्लासेस होगी आपकी। मतलब आप इन 12 क्लासेस में सबसे ज़्यादा मेहनत करोगे। मेहनत करने का मतलब बहुत सीधी सी बात कि जो मैंने आपको डिक्टेट किया है उसे थ्राइस लिख लो आप। उसके बाद आपके कमांड में इकोनोमेट्रिक्स होगी, आपको ऐसा कोई सिरदर्दी नहीं होने जा रहा है, आप बहुत ही ईजिली उसको हैंडल कर ले जाओगे। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा कि स्टार्टिंग में आपको करना है, थोड़ा टफ प्रपोजिशन है, लेकिन धीरे धीरे वो रिड्यूस होता चला जाएगा। आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय गुजराती, वही आपकी रीडिंग होगी। बहुत दिनों से वो रीडिंग चली आ रही है, और वो तो रीडिंग आपकी है ही। तो एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय गुजराती वाली रीडिंग है, उसको आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं आपको जो डिक्टेट करा रहा हूँ उसी को आप 2-3 बार लिख लो, तो आपके उतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा बुकलेट के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? मतलब हर एक टॉपिक का बेसिकली अटैच कर दूंगा, उसके पीछे जो आपको करने रफली 80% क्वेश्चन तो मैं आपको करा दूंगा। मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 80% मैं खुद ही कराऊंगा आपको। 15-20% आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना हो तो आप उस बुकलेट के थ्रू एफर्ट कर सकते हो, या उस कंटेंट के थ्रू एफर्ट कर सकते हो। क्लियर? उसके अंदर सारे रीडिंग के क्वेश्चन हैं, वो मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, आपको इधर उधर डेविएट होने की जरूरत नहीं। बुक मैंने आपसे कहा कि एक ही बुक है आपको जो मेन फॉलो करनी है, वो है एसेंशियल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय गुजराती। नेक्स्ट जो मैं आपसे कहूँगा उसको थोड़ा सा ध्यान दो आप। तो मैंने आपसे क्या कहा, पहले 3 आपको ढंग से करने, 2 वेरिएबल्स, मल्टीपल एंड फंक्शनल फॉर्म तक। यहाँ तक आपकी एफर्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, उसके बाद एफर्ट आपकी कम होगी, क्योंकि बाद में जो चैप्टर्स हैं वो रादर थ्योरेटिकल है। इकोनोमेट्रिक्स मीन्स 50% थ्योरी एंड 50% न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल्स है, मतलब आपको थ्योरी भी करनी है और न्यूमेरिकल्स भी करने। क्लियर? कुछ डेरिवेशन आपको ढंग से करने हैं, वो ऑब्वियसली यूनिट 1 के अंदर करने। सबसे ज़्यादा कंटेंट यूनिट 1 के अंदर होगा। बी क्लियर वर्ड सुन। हाँ, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको समझा दूं। बेसिक रिक्वायरमेंट जो इकोनॉमेटिक्स पढ़ने के लिए है वो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। लिख लीजिएगा, जो स्टैट्स में आई थिंक आपने सेमेस्टर 1 में किया है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, उसकी नॉलेज आपकी साउंड होनी चाहिए। और दूसरे जो नॉलेज रिक्वायरमेंट है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आपने सेमेस्टर 2 के अंदर किया है। ठीक है, तो वैसे तो आप कह रहे हो कि सारा आपने बोल ही दिया। सैम्पलिंग मतलब आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, काई क्या होती है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ आपके जितने भी थ्योरम्स हैं वो बिल्कुल याद रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसे अप्लाई करने भी आना चाहिए। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आपकी 100% रिक्वायरमेंट है। ये बी क्लियर वर्ड दिस वन। सैम्पलिंग में बेसिकली आपको माइनर नॉलेज रिक्वायर्ड है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई, नॉर्मल तो वैसे भी सबके नॉलेज में होता है। ठीक है, और एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी नॉलेज आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतना यदि आप रिक्वायर्ड यदि आप जानते हो तो आप इकोनोमेट्रिक्स के बेस वाला जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो। बाकी तो आप प्रैक्टिस के थ्रू सीखोगे। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आपको समझाई। स्टार्ट हम ऑब्वियसली यहीं से लेंगे, लेकिन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, पुट द हेडिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ऑब्वियसली पहले 2 वेरिएबल्स की हम बात करने जा रहे हैं। हाँ, पहले तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनिशियली थोड़ी थ्योरी होगी और फिर उसके डेरिवेशन वाले पार्ट में होंगे, ऐसे ही आपके टॉपिक्स मूव होंगे। तो स्टार्ट की, राइट ऑन डेफिनेशन।
देखिए इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, रेड ऑन, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल, it is the study of relationship between one variable called dependent variable. It is the study of relationship between one variable called dependent variable and one or more other variables, one or more other variables called explanatory oblique independent variables, क्या लिखवाया मैंने आपको डेफिनेशन? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर अदर वेरिएबल्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑब्लिक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। हम दो वर्ड यूज करेंगे, एक डिपेंडेंट और दूसरा एक्सप्लेनेटरी। इंडिपेंडेंट वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में इन जनरल कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि कब मैं डिपेंडेंट बोल रहा हूं कब इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं, आपको कंफ्यूजन होगी। तो मैं एक यूज करूंगा डिपेंडेंट और एक करूंगा एक्सप्लेनेटरी। अब रही बात कि यदि आपकी एक डिपेंडेंट हो और एक से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल रिलेशन, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली यूनिट 2 है आपकी। और एक डिपेंडेंट और एक ही एक्सप्लेनेटरी हो देन इट इज कॉल्ड टू वेरिएबल। क्लियर? अब जैसे क्वांटिटी डिमांडेड इज गवर्न बाय प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सो ऑन। तो यदि आप क्वांटिटी डिमांडेड को सिर्फ प्राइस पे चेक करो कि क्वांटिटी डिमांडेड इज गवर्न बाय प्राइस, तो ये आपकी टू वेरिएबल, ठीक है। और यदि आप ले रहे हो क्वांटिटी डिमांडेड इज गवर्न बाय प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम एंड सो ऑन, तो ये आपकी मल्टीपल रिलेशन है। तो एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, एक इंडिपेंडेंट के ऊपर, रादर से एक एक्सप्लेनेटरी के ऊपर, तो वो आपकी टू वेरिएबल है। और एक से ज्यादा के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली मल्टीपल रिलेशन। क्लियर? तो इस डेफिनेशन के अंदर आपकी टू वेरिएबल भी इंक्लूड है और मल्टीपल भी इंक्लूड है। क्लियर? तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि क्वांटिटी डिमांडेड इज गवर्न बाय प्राइस देन इट इज टू वेरिएबल, क्वांटिटी डिमांडेड इज गवर्न बाय प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सो ऑन, देन इट इज मल्टीपल। ऐसे ही एक्सपेंडिचर ऑन, मान लो आप एक्सपेंडिचर स्टडी कर रहे हो बेस्ड ऑन इनकम, तो ऑब्वियसली ये आपकी टू वेरिएबल है। हाइट और वेट का रिलेशन स्टडी कर रहे हो, टू वेरिएबल है, ठीक है, तो ये आपके टू वेरिएबल्स। और ये एक से ज़्यादा वेरिएबल ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल है। अब आ जाइए कि लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। लिखिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको पहले डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, फिर किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। लिखिए फर्स्ट वन, लिखिए टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। Again, to estimate the mean value of dependent variable given the values of given the values of explanatory variables, required to estimate the mean value of dependent variable given the values of explanatory variables। यहाँ आप मीन वर्ड को अंडरलाइन कर लो या मीन वैल्यू को अंडरलाइन कर लो। मीनिंग मैं आपको रुक के बताऊंगा, पहले ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके लिए लिख देता हूँ, उसके बाद मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या लिखा आपने? टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है, या वेरिएबल्स। लिखिए सेकंड वन, टू फॉरकास्ट फॉरकास्ट वर्ड को अंडरलाइन करो। टू फॉरकास्ट द मीन वैल्यू लिख लिए, टू फॉरकास्ट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल
given the values of explanatory variables, लिखिए beyond the sample range, बियॉन्ड द सैंपल रेंज को अंडरलाइन कर लो। ये आपके ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव लिखो ऑब्जेक्टिव नंबर 3, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर of dependence, nature of dependence। एक एक करके आ जाओ। फर्स्ट वन क्या है? टू एस्टिमेट द मीन वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। तो पहले तो हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की बात करें, रादर से टू वेरिएबल की बात करें। जब मल्टीपल आएगा तो हम मल्टीपल की बात करेंगे। मतलब आपको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपको मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट बतानी है। क्लियर? जैसे सपोज आपको हाइट गिवन है, ठीक है, और आपको प्रेडिक्ट करना है कि एवरेज वेट क्या होगी। मीन वैल्यू मीन्स एवरेज, ठीक है। यहाँ इकोनॉमेट्रिक्स में जो भी टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं वो एवरेज टेंडेंसी स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो एवरेज टेंडेंसी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, आपको मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट बतानी है। जैसे आपके पास कोई इनकम है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगी। यदि सपोज हाइट गिवन है तो एवरेज वेट क्या होगा। यदि आपको सपोज प्राइस गिवन है, ठीक है, किसी चीज़ की, तो एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी। ये आपकी ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। क्लियर? तो हाइट गिवन है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपके पास हाइट है 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 7 इंचेस, 5 फीट 8 इंचेस, ऐसे सपोज 6 फीट तक है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एवरेज वेट बतानी है। मतलब रादर से 5 फीट 6 इंचेस वालों की एवरेज वेट क्या होगी, ये आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। आपने देखा होगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ये हाइट ये वेट, तो वेट जो लिखा होता है वो ऑब्वियसली एवरेज वेट, ठीक है, कि आपकी एज एन एवरेज वेट इसके आसपास होनी चाहिए। ऐसे ही 5 फीट 7 इंचेस का भी आप देखोगे, ठीक है, कि उनका वेट गिवन होता है। आप कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हो तो कि भाई उनकी वेट क्या होनी चाहिए, 5 फीट 8 इंचेस वालों की क्या होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इस हाइट के लिए एवरेज वेट बताना है 5 फीट 6 इंचेस वालों के लिए, ऐसे ही 5 फीट 7 इंचेस वालों के लिए बताना है, ऐसे ही 6 फीट वालों के लिए बताना है। क्लियर? तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, बी क्लियर ओवर दिस वन। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, रादर से हाइट गिवन होगा, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज वेट बताना है या एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बताना है। ऐसे इनकम गिवन होगी तो आपको एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। अब आइए ऑब्जेक्टिव नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? टू फॉरकास्ट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बियॉन्ड द सैंपल रेंज। बियॉन्ड द सैंपल रेंज का मतलब मैं आपको मीनिंग समझा दूं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी हाइट कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 5 फीट 6 इंचेस से लेकर 6 फीट तक गिवन है। आपको कोई पर्सन मिल गया 6 फीट 2 इंचेस का, या 6 फीट 3 इंचेस का, या 6 फीट 5 इंचेस का, ठीक है, तो वो आपके सैंपल रेंज से बाहर है, क्योंकि आपने हाइट कहाँ से कहाँ तक ले रखा है, 5 फीट 6 से लेकर 6 फीट तक। और आपको पर्सन किस हाइट का मिला, 6 फीट 3 इंचेस का, या 4 इंचेस का, या 5 इंचेस का। यदि आप उनका प्रेडिक्शन करते हो तो हम इसे कहते हैं बियॉन्ड द सैंपल रेंज, और ऐसे प्रेडिक्शन को हम कहते हैं फॉरकास्टिंग। बी क्लियर ओवर दिस वन, ठीक है, क्योंकि वो आपके सैंपल रेंज से बाहर है जिसका आप एवरेज प्रेडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन है वो मीन वैल्यू का है। बी क्लियर ओवर दिस वन, ठीक है, लेकिन वो रेंज से बाहर है, इसलिए वर्ड आया फॉरकास्टिंग। मतलब आप उसे फॉरकास्ट कर रहे हो कि इस हाइट वालों की, रादर से 6 फीट 3 इंचेस वालों की एवरेज वेट क्या होनी चाहिए। ऐसे प्रेडिक्शन को हम कहते हैं फॉरकास्टिंग।
इकोनोमेट्रिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ऑल्दो आप इसे बहुत कम स्टडी करोगे, लेकिन ये आपके मेजर पार्ट इसका यूज है इकोनोमेट्रिक्स में, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का। अब आ जाओ नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंस। नेचर में आप पॉजिटिव नेगेटिव पता करोगे कि भाई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ठीक है। यही आप पता कर सकते हो, बाकी कुछ और पता नहीं कर सकते। जैसे इनकम का इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो होगी और, ठीक है, ऑल्टरनेटिव वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगी। तो इनकम का इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होता है, पॉजिटिव। प्राइस का इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होता है, नेगेटिव। तो नेचर में बेसिकली आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, ठीक है, क्लियर। आप उसको इसकी टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग के लिए आपको मालूम है कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प लिया जाता है, ठीक है। एक है टी, दूसरा है काई, नेक्स्ट एफ। नॉर्मल भी हम यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल यहाँ हम कम यूज करते हैं, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। तो नेचर ऑफ डिपेंडेंस में आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप पता चलेगी, ठीक है, कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड का एक्चुअल इन्फ्लुएंस क्या जा रहा है, सॉरी प्राइस का एक्चुअल इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या जा रहा है। तो ऑब्वियसली नेगेटिव होता है तो नेगेटिव की टेस्टिंग करोगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे क्या कहा, हाइट का इन्फ्लुएंस, हाइट बढ़ेगा तो इन जनरल वेट बढ़ेगी, तो वो टेस्टिंग आप कर सकते हो, क्लियर। तो ये यानी कि नेचर में सिर्फ आप पॉजिटिव नेगेटिव पता कर सकते हो। हेल्प किसका लेना है, तो मैंने आपसे क्या कहा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो हेल्प लेना है वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल भी हम यूज करते हैं लेकिन कम यूज करते हैं इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, क्लियर। अब आ जाइए, मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया कि भाई डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी के बीच का रिलेशन है। मैंने ऑब्जेक्टिव आपको तीनों समझा दिए कि भाई बेसिकली यहाँ मीन वैल्यू प्रेडिक्ट की जाती है, एक्सप्लेनेटरी वैल्यू की वैल्यू गिवन होती है, और फॉरकास्टिंग की जाती है, और नेक्स्ट नेचर बताया जाता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चेक की जाती है। अब आ जाओ, स्टार्ट करेंगे हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पुट द हेडिंग, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ब्रैकेट में लिखो PRF, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से हम कहते हैं PRF। पहले तो ये बात पहला लाइन में समझो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, कि इकोनोमेट्रिक्स में जो पॉपुलेशन होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का आप लिटरल मीनिंग नहीं लोगे, मतलब वैसा पॉपुलेशन जिसको आप इजीली स्टडी नहीं कर सकते। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन, आपको मालूम है इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उससे हम इंफॉर्मेशन ईजिली तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्लियर। तो जब आप इजीली नहीं निकाल सकते तो ऑब्वियसली हमें सैंपल का हेल्प लेना होता है। तो पॉपुलेशन का मतलब ये है कि भाई यहाँ पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब वैसा पॉपुलेशन जिसको आप इजीली स्टडी नहीं कर सकते, लिटरल मीनिंग में नहीं जाना इनफाइनाइट के, क्लियर। मतलब इजीली स्टडी नहीं कर सकते, उसका मतलब ये है कि यदि आप उसको स्टडी करने जाओगे तो उस पर आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, क्लियर। तो आप पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन इजीली नहीं निकाल सकते। लेकिन फिलहाल तो हमें पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आप यदि पढ़ने जा रहे हो तो आप एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ले लो, ठीक है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ले लो। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का मतलब इमेजिनरी पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन के अंदर 50 मेंबर्स हैं, 50 या 60 मेंबर्स हैं या 70 मेंबर्स हैं, ऐसा पॉपुलेशन ले लो तो आप उस पर स्टडी कर सकते हो। आपको अगर इंडिया का पॉपुलेशन लेके चलेंगे तो कुछ भी स्टडी नहीं होगी आपकी। तो ये यानी कि इकोनोमेट्रिक्स में पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी देर के लिए एक हम इमेजिनरी पॉपुलेशन लेने जा रहे हैं, रादर से 50 मेंबर्स का या 60 मेंबर्स का या 70 मेंबर्स का, क्लियर। पहले आप यहाँ एक डेफिनेशन लिखो और उसको मैं बताऊंगा भी कि कैसे करना है। लिखो डेफिनेशन, चलो कोई बात नहीं, रुक के भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इमेजिनरी एक पॉपुलेशन लेना है, सपोज 50 मेंबर्स का या 60 मेंबर्स का या 70 मेंबर्स का, ठीक है। करना क्या है कि उन 70 मेंबर्स से
मैं यहाँ एक्स एक्सिस पे इनकम ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर ले रहा हूँ। उन 70 मेंबर्स से उनकी इनकम पूछनी कि भाई आप अपनी इनकम बता दो, ठीक है। तो आपको एक एक करके बताएगा कि भाई कोई बताएगा मेरी इनकम 5000 है, ठीक है। तो आप उसे प्लॉट कर देना 5000 को x1 के थ्रू। ऐसे ही किसी ने बताया उस 60 या 70 मेंबर्स में से जो आपने इमेजिनरी पॉपुलेशन में ले रखा है, किसी ने बताया मेरी इनकम 10,000 है, आप उसे x2 से प्लॉट कर देना। ऐसे किसी ने बताया मेरी इनकम 15,000 है, आप उसे x3 से प्लॉट कर दो। किसी ने बताया कि मेरी इनकम 50,000 है, मैंने उसे x6 से प्लॉट कर दिया। तो आपने हर एक मेंबर से इनकम पूछ के यहाँ प्लॉटिंग कर दी, ठीक है। अब आपको भी मालूम है इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इतनी बातें क्लियर। इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो 1 मिनट यहाँ रुक जाओ, आप तो रुक के ड्रॉ करना। इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इतनी बात तो आपको भी समझ में आ रही है। तो मैंने एक रफ आइडिया बना ली है उसकी, ठीक है। अब कैसे बनाई मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो आपको करना क्या है, जिनकी इनकम x1 है, रादर से 5000 या 10,000 जो भी उसने कोट किया है, ठीक है, उनसे आप एक्सपेंडिचर्स पूछोगे। क्लियर कि भाई अपना एक्सपेंडिचर बता दो। तो कोई बताया कि मेरी एक्सपेंडिचर सपोज 3000 है, किसी ने बताया कि मेरी एक्सपेंडिचर 3200 है, किसी ने बताया कि 3500 है, किसी ने बताया 4000 है, किसी ने बताया 4500 है। तो आप इनको प्लॉट कर देना बाय 3000, 3200, 3500, 4000, 4500। ऐसे ही जिनकी इनकम x2 है उनको प्लॉट कर देना कि भाई आप अपना एक्सपेंडिचर बताओ, मुझे प्लॉट करना है। तो वो आपको एक्सपेंडिचर्स बताएंगे, आप यहाँ प्लॉटिंग करते चलना। यहाँ प्लॉट कर दिया आपने। नेक्स्ट, ऐसे ही जिनकी इनकम x3 है उनके एक्सपेंडिचर्स आपको प्लॉट करने। और लास्टली ऐसे ही जिनकी इनकम x6 है उनको भी प्लॉट कर देना। क्लियर। अब रही बात, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं जो मैंने आपको बताया। अब पहले डेफिनेशन पहले जान लो कि क्या डेफिनेशन कहती है और उसके अकॉर्डिंग ये क्या ग्राफ है। तो यहां आप पहले PRF का डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन डेफिनेशन लिखो। इट इज द लोकस of conditional means it is the locus of conditional means of dependent variable. It is the locus of conditional means of dependent variable for the fixed values of देखिए फॉर द फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। क्या लिखा आपने? इट इज द लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। तो यहां लोकस वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया, फिक्स वैल्यू को हमने अंडरलाइन कर दिया, दो वर्ड हमने अंडरलाइन कर दी। अब मेरी बात सुनो जरा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि डेफिनेशन ये कहती है कि आपको पहले एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी होगी, ठीक है। तो हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन है? ऑब्वियसली इनकम। तो आपको इनकम पहले उन पर्सन से पूछनी पड़ेगी, ठीक है, जो 50, 60, 70 मेंबर्स आपके पॉपुलेशन के अंदर है। आपने उनसे इनकम पूछ के प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू अब आपकी फिक्स्ड होगी, ये चेंज नहीं होने जा रही। मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड है। बी क्लियर अबाउट दिस वन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि भाई आपको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो भी है आपके पास है, रादर से इनकम के फॉर्म में है, तो आप एक बार इनकम पता कर लो कि भाई इनकम क्या है और उनको यहाँ एक्स एक्सिस पे फिक्स कर लो। अब आप चेक करो लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स। लोकस हम कहते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स को, ठीक है। अब रही बात कंडीशनल मीन्स का क्या मीनिंग है, तो यहां कंसंट्रेट करो जरा। मैंने आपसे क्या कहा कि जिनकी इनकम x1 है, ठीक है, उनसे आपने एक्सपेंडिचर्स पूछे थे। तो कितने बंदों का एक्सपेंडिचर मिला था? 1, 2, 3,
4 5, इन 5 पर्सन्स का एक्सपेंडिचर आपको मिला था। ठीक है, आपको इन 5 पर्सन्स का एक्सपेंडिचर ऐड कर लेना, इन 5 पर्सन्स का एक्सपेंडिचर ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड देना। तो जैसे ही आप डिवाइड दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी मीन। मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का मतलब हो गया, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मीन या एवरेज, वाई मीन्स एक्सपेंडिचर, ये आपकी एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर होगी। लेकिन वो एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर किसकी होगी? जिनकी इनकम x1, जिनकी इनकम x1 है। तो ये आपकी हो गई एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑब्लिक x1। तो मैंने आपसे क्या कहा, जिनकी इनकम x1 है, ऐसे कितने पर्सन्स आपको मिले थे? 5, 1 2 3 4 5। इन 5 पर्सन्स का एक्सपेंडिचर ऐड करना है, 5 से डिवाइड देना। डिवाइड देने के बाद जो भी मिलेगा वो आपको एवरेज मिलेगा, लेकिन ये एवरेज उनकी है जिनका इनकम x1 है। ऐसे ही काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, जिनकी इनकम x2 है, ऐसे आपको 7 पर्सन्स मिले। तो इन 7 पर्सन्स को एक्सपेंडिचर ऐड करना है 7 पर्सन्स का और 7 से डिवाइड देना। तो डिवाइड करने के बाद ये जो आपको मिलेगा एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक x2, ये ऑब्वियसली आपकी एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर है जिनकी इनकम x2 है। ऐसे ये जो पॉइंट है आपकी, ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑब्लिक x6, ये एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर है जिनकी इनकम x6 है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? तो मुझे बताइए, ये आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, ये आपकी बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसे हम कहते हैं लोकस। अब रही बात, क्या कह रहा है वो, कि इट इज द स्टडी ऑफ लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स। ठीक है, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फिक्स वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मतलब आपको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी है, रादर से इनकम पहले फिक्स करनी है, फिर आपको देखना है लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स। आपको ये मालूम है कि ये कंडीशनल मीन्स है, ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये कंडीशनल मीन है। इसके थ्रू, लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स, इसके थ्रू जो कर्व पास होगी उस कर्व को हम कहेंगे पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। ये जो आपके कंडीशनल मीन्स है, इनके थ्रू जो कर्व पास होगी, दैट कर्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व एंड द फंक्शन इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, कर्व जो कहलाएगी वो पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व होगी और फंक्शन जो होगी वो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होगी। अब रही बात, मैंने जो ड्रॉ कर रखा वो लाइन ड्रॉ कर रखा, ठीक है, लेकिन लाइन हो ये जरूरी नहीं, ये पैराबोला भी हो सकता है, ये क्यूबिक फंक्शन भी हो सकता है, ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है आपका, या कोई और फंक्शन भी हो सकता है। गॉट इट? तो ये यानी कि यहां जो लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स है वो मैंने डेलिबरेटली लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब आप ध्यान रखिएगा कि लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ कर रखी है क्योंकि कोई भी कंसेप्ट स्टार्ट लाइन से ही होती है। ठीक है, लाइन के बाद ही पैराबोला है, उसके बाद ही कोई और इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइन यदि मैंने ड्रॉ कर रखी है तो डेलिबरेट हो, वो किसी भी कर्व का फॉर्मेट ले सकता है। ठीक है, तो यहां लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स क्या है? ऑब्वियसली लाइन है। क्लियर? और लाइन होना कोई एसेंशियल नहीं। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जो लाइन ड्रॉ कर रखे हो बिल्कुल स्ट्रेट है। एक्चुअल में जब आपको डेटा मिलेगा तो ये लाइन उतनी स्ट्रेट नहीं होगी, आपको ये लगेगा अप्रॉक्सीमेटली लाइन है, मतलब ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। कंडीशनल मीन्स आपको कि आप मिलाओगे तो आपको लगेगा अप्रॉक्सीमेटली लाइन की तरह लग रहा है, या अप्रॉक्सीमेटली पैराबोला की तरह लग रहा है, या अप्रॉक्सीमेटली क्यूबिक फंक्शन की तरह लग रहा है जो कॉस कर्व होता है, एंड सो ऑन। क्लियर? इतनी सीधी लाइन नहीं होगी बी क्लोड दिस वन, लेकिन हाँ मैंने जो आपके लिए ड्रॉ कर रखा। तो आपको समझ में आ गया डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फिक्स वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करो, उसके बाद लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स देखो। अब यहां आओ, यहां एक रिमार्क पुट करो। लिखो रिमार्क नंबर 1, लिखिए इन दिस केस locus is a line। लिखिए इन दिस केस locus is a line।
लिखिए therefore मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए therefore मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑब्लिक xi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi, लिखिए therefore मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi। मतलब हमने इसकी इक्वेशन लिख दी आपकी, ये जो आपकी लाइन है इसकी इक्वेशन है एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi। मैंने इक्वेशन लिख दी। यदि ये पैराबोला होता, ये कर्व, तो इसमें एक टर्म और अटैच हो जाती, वो है बीटा 3xi स्क्वायर। पैराबोला होता तो एक टर्म और अटैच होती, प्लस बीटा 3xi स्क्वायर। यदि ये क्यूबिक होता तो एक टर्म और अटैच हो जाती, प्लस बीटा 4xi क्यूब। फिलहाल तो ये लाइन है, इसलिए लाइन की हमने इक्वेशन लिखी। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन बताया कि क्या फॉर्मूला है, आपको मालूम है जो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक x1 है, एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक x2 है, तो जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi। गॉट इट? क्लियर? और मैंने आपसे क्या कहा, पैराबोला में एक एक्स्ट्रा टर्म होगा, क्यूबिक में और एक एक्स्ट्रा टर्म होगा, एंड सो ऑन। अब लिखिए रिमार्क नंबर 2, लिखिए बीटा 1 एंड बीटा 2 आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। देखिए बीटा 1 एंड बीटा 2 आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। लिख लिया आपने, बीटा 1 एंड बीटा 2 आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। आगे लिखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर जनरली अननोन। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर जनरली अननोन बट दे आर फिक्स्ड। देखिए बट दे आर फिक्स्ड। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि पॉपुलेशन का कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास होगा वो इन जनरल अननोन होगा। आपको क्या अननोन क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि इकोनोमेट्रिक्स में जो पॉपुलेशन होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब वैसी पॉपुलेशन जिसे आप इजीली स्टडी नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये आपके पास लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो जब लाइन ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली बीटा 1 बीटा 2 नहीं होगी। क्लियर? तो इसलिए हमने आपको कहा कि बीटा 1 एंड बीटा 2 आर जनरली अननोन। ठीक है, इनकेस यदि उसकी वैल्यू निकाली गई तो वो फिक्स्ड होगी, क्योंकि आपने स्टैट्स में भी पढ़ा होगा पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, पॉपुलेशन से निकली हुई इंफॉर्मेशन फिक्स्ड होती है, सैंपल से निकली हुई इंफॉर्मेशन वेरिएबल होती है। ठीक है, तो ये यानी कि पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन है ऑलवेज फिक्स्ड होगी। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बीटा 1 बीटा 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है और ये जो कोएफिशिएंट्स है वो अननोन होगी इन जनरल, क्योंकि रीजन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन पे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन होगी वो लार्ज पॉपुलेशन पे होगी। तो लार्ज पॉपुलेशन पे ऑब्वियसली बीटा 1 बीटा 2 आपकी क्या होगी, अननोन होगी। इनकेस यदि उसकी वैल्यू निकाली गई तो हमेशा फिक्स्ड होगी। अब आइए रिमार्क नंबर 3, आप इसे डिफरेंशिएट करो इस वाले एक्सप्रेशन को। लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi विथ रिस्पेक्ट टू xi, ये आपकी बीटा 2 होगी। आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपकी बीटा 2 आएगी। ठीक है, आपको मालूम है ये बीटा 2 आपकी स्लोप है। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्लोप या स्लोप कोएफिशिएंट। क्लियर यहां तक? तो मुझे बताइए कि ये आपकी हो गई, डिफरेंशिएट किया तो आपको बीटा 2 आई। अब रही बात इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो लिखिए राइट ऑन इंटरप्रिटेशन। राइट ऑन इंटरप्रिटेशन लिखो, इफ xi इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, राइट ऑन, इफ कैपिटल xi इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, लिखिए देन एवरेज वैल्यू ऑफ y, if capital xi is increased by 1 unit, then average value of y is increased by, then average value of y is increased by beta 2 unit.
लिख लिया आपने। एवरेज वैल्यू को अंडरलाइन करो, यहां जो भी प्रोडिक्शन है वो एवरेज का है। तो आपने क्या लिखा, इफ एक्स आई इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन एवरेज वैल्यू आपने अंडरलाइन कर लिया, इज इंक्रीज बाय। यदि आपकी बीटा 2 पॉजिटिव होगी तो इंक्रीज बाय होगी, यदि आपकी बीटा 2 नेगेटिव होगी तो डिक्रीज बाय होगी। लेकिन अभी तो फिलहाल हमने इंक्रीज बाय आपको लिखवाया। क्लियर यहां तक? तो आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिला, बीटा 2 मिला। और इसका इंटरप्रिटेशन मैंने लिखवाया आपको, इफ एक्स आई इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन एवरेज वैल्यू ऑफ वाई इज इंक्रीज बाय बीटा 2 यूनिट। क्लियर? अब आ जाओ, यहां यदि आप बीटा 2 के साथ लिखना चाहो तो इसे हम कहते हैं स्लोप कॉफिशिएंट, इसका नेम है। अब आ जाओ नेक्स्ट, रिमार्क नंबर 4। अब टर्म है हमारा कि बीटा 1 को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो बीटा 1 आपको मालूम है इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इफ एक्स आई इज इक्वल टू 0। भाई जब भी आपको इंटरसेप्ट इंटरप्रेट करना हो तो एक्स आई इज इक्वल टू 0 देन एवरेज वैल्यू ऑफ वाई इज बीटा 1। राइट ऑन? लिखिए रिमार्क नंबर 4, इफ एक्स आई इज इक्वल टू 0, लिखो इफ कैपिटल एक्स आई इज इक्वल टू 0 देन एवरेज वैल्यू ऑफ वाई इज बीटा 1। अगेन एवरेज वैल्यू को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो आपको जब भी इंटरसेप्ट को इंटरप्रेट करना हो तो कुछ नहीं करना है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को 0 कर देना। जैसे आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को 0 करोगे तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ वाई मिल जाएगी। क्लियर यहां तक? ये एवरेज आपको मिल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको समझाए जो अभी तक मैंने बातें आपको बताई हैं। अब आ जाओ, इसके बाद हेडिंग पुट करो, लिखो एस्टोकास्टिक। एस्टोकास्टिक आपको मालूम है रैंडम को कहते हैं। लिखो एस्टोकास्टिक, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो रैंडम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। लिखो एस्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। लिखा आपने, एस्टोकास्टिक मीन्स रैंडम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब यहां आपकी कंसंट्रेशन 1 मिनट के लिए होनी चाहिए। हमारे पास एक टर्म है वाई। वाई हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू को। 1 मिनट रुक के भी आप लिख सकते हो एक्चुअल वैल्यू को, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू को, ठीक है। और दूसरा टर्म है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई, जो ऑब्वियसली एवरेज वैल्यू है। अब आप 1 मिनट के लिए यहां कंसंट्रेट करो जरा, यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सब जो वैल्यूज है आपकी, ये वाली वैल्यू, ये सब आपकी एक्चुअल वैल्यूज है। गॉट इट? और ये जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है। तो आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, गिवन इनकम x1, मतलब जिनकी इनकम x1 है, उनका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, एवरेज से कम भी हो सकता है और एवरेज से ज्यादा भी हो सकता है। गॉट इट? तो वाई आई मतलब ये जो वैल्यूज हैं वो आपकी वाई है, वो एवरेज से ज्यादा भी हो सकती है, एवरेज से कम भी हो सकती है। तो आपकी जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगी वो एवरेज से ज्यादा भी हो सकती है, एवरेज से कम भी हो सकती है। ऐसे ही ये जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज है वो एवरेज से ज्यादा भी हो सकते हैं, एवरेज से भी कम हो सकते हैं। मतलब किसी वीक आप एवरेज से ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हो, किसी वीक आप एवरेज से कम एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है, क्लियर। और ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि भाई मैं इस वीक में कम करूंगा, उस वीक में ज्यादा करूंगा, या उसके नेक्स्ट वीक में ज्यादा करूंगा। मैं ये समटाइम्स कभी भी होता है, ठीक है भाई, कभी किसी वीक में ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, मतलब आदत से उसके अंदर एक रैंडमनेस नहीं होती है। तो मुझे बताइए, आपकी जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो एवरेज से ज्यादा भी हो सकती है, एवरेज से कम भी हो सकती है, और ये हमेशा रैंडम होती है। तो इसलिए इसमें एक टर्म अटैच की जाती है प्लस यू आई, ठीक है। यू आई क्या है? यू आई बेसिकली रैंडमनेस है। समटाइम्स आप एवरेज एक्सपेंडिचर से ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे, समटाइम्स कम करोगे। ये एडजस्टमेंट हमेशा यू आई करेगा,
क्लियर? वाई आई क्या आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है, या कहो एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है एवरेज वैल्यू है। तो आप मुझे बताओ एक्चुअल वैल्यू रादर से एक्चुअल एक्सपेंडिचर समटाइम्स ज़्यादा होगा समटाइम्स कम होगा, तो इसकी एडजस्टमेंट हमेशा यू आई करेगा, इसलिए इसे लोग कहते हैं रैंडम कंपोनेंट। ऑल्सो कॉल्ड डिस्टर्बेंस टर्म, कुछ लोग इसे डिस्टर्बेंस टर्म भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यू आई क्या है रैंडम कंपोनेंट, समटाइम्स ज्यादा समटाइम्स कम, इसकी एडजस्टमेंट हमेशा यू आई करेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रैंडम कंपोनेंट, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड डिस्टर्बेंस टर्म। नेक्स्ट लाइन लिखो वाई आई, ये आपके पास अभी जो इक्वेशन आपने लिख रखा है बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, भाई आपने लिख रखा है एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई, ये रहा, ये मैंने आपके लिए कॉपी कर दिया, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। यहां यू आई का एक सेपरेट नेम है, वो नेम है एरर टर्म, ठीक है। वैसे तो ये रैंडम कंपोनेंट, लेकिन रैंडम कंपोनेंट तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो नेम एक स्पेशल अटैच की गई है, दैट इज एरर टर्म, तो आप इसे लिख लो, ये आपकी एरर टर्म है, मतलब आगे हम इसे एरर टर्म के नेम से जानेंगे, ठीक है। यहां तक अब एक रिमार्क पुट करो, पुट रिमार्क, लिखो वी हैव वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई प्लस यू आई, बाय एक्चुअल वैल्यू समटाइम्स एवरेज से ज्यादा होगी समटाइम्स एवरेज से कम होगी, इसकी एडजस्टमेंट हमेशा यू आई करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट कि भाई यहां जो यू आई है, पहले तो ये समझो आप, यहां जो यू आई है वो पहले ही आपके नॉलेज में है कि वो डिस्टर्बेंस टर्म है, मतलब आपकी इनकम यदि ज्यादा है तो आपके यूआई के फ्लक्चुएट होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए वर्ड है डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है, कि भाई इनकम ज्यादा होने पे यूआई फ्लक्चुएट ज्यादा हो सकती है। भाई इनकम ज्यादा है, आप चाहो तो कम खर्च करो, चाहो बहुत ज्यादा खर्च करो, क्योंकि इनकम ही बहुत ज्यादा है। तो यहां यूआई जो है वो बेसिकली डिस्टर्बेंस टर्म है गवर्न बाय एक्सआई। भाई आपको मालूम है इनकम होने पे ही आप ज्यादा फ्लक्चुएशंस कर सकते हो, भाई जिनके पास इनकम ही नहीं है ऑब्वियसली उसके ज़्यादा फ्लक्चुएट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यदि वो फ्लक्चुएट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसके लास्ट मंथ में जाके या लास्ट डेट में जाके पैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यूआई हमेशा गवर्न होती है एक्सआई से, एक्सआई क्या है इनकम, क्लियर। तो यूआई किससे गवर्न होगी, एक्सआई से, रादर से इनकम से गवर्न होगी। वाईआई क्या है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो आप जब भी यूआई को ज़्यादा फ्लक्चुएट करोगे तो वाई आई ज्यादा फ्लक्चुएट होगी। भाई एक्चुअल एक्सपेंडिचर किससे गवर्न होती है, इनकम से, तो यहां वाई आई गवर्न बाय एक्स आई है और यू आई तो ऑब्वियसली गवर्न बाय एक्स आई है ही, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों टर्म एक्स आई से गवर्न होते हैं। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो वाई आई ऑब्लिक एक्स आई, ठीक है, यहां लिख सकते हो यू आई ऑब्लिक एक्स आई, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि गवर्न उससे होता है। लेकिन समटाइम्स कंफ्यूजन होती है, वाई आई कुछ लोग इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं वाई आई डिवाइडेड बाय एक्स आई, फिर मीनिंग बदल जाएगी, इसलिए मैं ऑब्लिक नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं चाहूं तो ऑब्लिक लगा सकता हूं, क्योंकि वाई आई गवर्न बाय एक्स आई और यू आई भी गवर्न क्या है एक्स आई से गवर्न है। तो आप चाहो तो यहां ऑब्लिक लगा के एक्स आई लिख सकते हो, यहां भी ऑब्लिक लगा के एक्स आई लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो आपकी मीनिंग अंडरस्टूड है कि यू आई गवर्न ही होती है एक्स आई से। भाई इनकम होगा तो फ्लक्चुएशंस होगी, इनकम ही नहीं होगी तो फ्लक्चुएशंस के कोई चांसेस नहीं। अब आ जाओ टू द पॉइंट, टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ द साइड्स, टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ द साइड्स पुट के आपने लिखो एक्सपेक्टेशन वाई आई ऑब्लिक एक्स आई। भाई मैंने आपसे पहले कहा वाई आई किससे गवर्न होता है एक्स आई से, तो वाई आई ऑब्लिक एक्स आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई, ठीक है, क्लियर।
तो मैंने आपसे कहा कि वाई आई एक्स आई से गवर्न होता है, यू आई एक्स आई से गवर्न होता है, तो यहाँ क्लियरली हमने वो पुट कर दी ऑब्लिक एक्स आई, ऑल्दो ऑब्लिक एक्स आई इज अंडरस्टूड, तो आपने ये आपको पुटअप कर लेना। अब आपके नॉलेज में होगा कि आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वन, ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई, ठीक है, क्लियर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो आपने सेमेस्टर 1 में किया है वो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, क्लियर। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई होगी, लिखो प्लस एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई, और यहाँ हो गई एक्सपेक्टेशन वाई आई ऑब्लिक एक्स आई। ऑलरेडी ये मैंने एज इट इज कॉपी कर दी, यहाँ मैंने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी लगा दी और ये आपकी एज इट इज है, यानी ना इन दोनों टर्म में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, ये दोनों सेम है, बाय एक्स आई या वाई आई ऑब्लिक एक्स आई, ये दोनों टर्म आपके सेम है, आप इसे कैंसिल आउट कर लो। तो लिखो दिस इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई, या सिंपली कह सकते हो एक्सपेक्टेशन यू आई इज इक्वल टू 0 बाय एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई, ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो गई आपकी, तो एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई या सिंपली को एक्सपेक्टेशन यू आई इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है यू आई क्या है, एरर टर्म है, इसका मतलब मीन ऑफ एरर टर्म आपकी 0 हुई, राइट, दैट इज, देखिए दैट इज मीन ऑफ एरर टर्म, देखिए दैट इज मीन ऑफ एरर टर्म इज 0, राइट, दैट इज मीन ऑफ एरर टर्म इज 0 इफ द रिग्रेशन लाइन, आगे लिखिए इफ द रिग्रेशन लाइन passes through, if the regression line passes through conditional mean values of y, लिखिए if the regression line passes through conditional mean values of y, लिख लिया आपने, क्लियर, एंड वाइस वर्सा, लिखिए एंड वाइस वर्सा, यहां तो कोई प्रॉब्लम, लिख लिया आपने। मैं आपको एक बार मीनिंग समझा देता हूं, बाय एक्सपेक्टेशन यू आई आपकी 0 आई, that is mean of error term is 0 if the regression line passes through conditional mean values of y। तो आपको मैंने PRF के डेफिनेशन में लिखवाया ही है कि रिग्रेशन लाइन अपने कंडीशनल मीन से पास करती है, ठीक है, क्लियर। तो ये यानी कि रिग्रेशन लाइन जब भी अपने कंडीशनल मीन से पास करेगी तो एक्सपेक्टेशन यू आई 0 आएगा। कुछ लोग इसे रिवर्स भी कहते हैं, रिवर्स मतलब एक्सपेक्टेशन यू आई यदि 0 होगी तो रिग्रेशन लाइन कंडीशनल मीन से पास करेगी। तो फिलहाल तो हमने पीआरएफ के डेफिनेशन में लिखवाया था कि भाई रिग्रेशन लाइन अपने कंडीशनल मीन से पास करती है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है, या आप इसे रिवर्स कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई 0 होगी तो रिग्रेशन लाइन अपने कंडीशनल मीन से पास होगी। ये सारे इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के जो मैंने आपको अभी तक समझाया, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि इकोनोमेट्रिक्स में पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा आपके पास। तो यदि आपके पास पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन मुझे तो इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो प्रोडक्ट जब लॉन्च करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसके लिए तो मुझे पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो मैं यदि एक बार लॉन्च कर दिया तो आपको मालूम है वो प्रोडक्ट नहीं चला तो टोटल के टोटल वेस्टेज होगी, मतलब पूरा नुकसान, कंप्लीट जिसे कहते हैं। तो मुझे पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आपको मालूम है पॉपुलेशन को ईजिली स्टडी नहीं की जा सकती है। तो पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन कौन देता है, ऑब्वियसली सैंपल, ठीक है। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को इंफॉर्मेशन कौन देगा, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। तो इसका मतलब हो गया कि हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को एक्चुअल में पढ़ने जा रहे हैं। किस लिए पढ़ने जा रहे हैं, कि हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का इंफॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है। तो हम किसको स्टडी करने जा रहे हैं, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो पुट द हेडिंग सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, लेकिन सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ब्रैकेट में लिखिए SRF,
सैंपल रिग्रेशन फंक्शन ब्रैकेट में लिखो SRF, लिखा आपने। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमेटिक्स में इनफाइनाइट है, या वैसा पॉपुलेशन जिसे इजीली आप स्टडी नहीं कर सकते, तो आप उसका इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो इंफॉर्मेशन सैंपल देगा, तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का इंफॉर्मेशन देगा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। अब रही बात, फिलहाल तो हम स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, तो उसका इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो ऑब्वियसली सैंपल रिग्रेशन लाइन देगा। तो हम सैंपल रिग्रेशन लाइन स्टडी करने जा रहे हैं। अब यहाँ आओ, एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया था इनकम को, ये मैंने प्लॉट कर दिया आपकी इनकम। वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हमने एक्सपेंडिचर को, ठीक है। अब हमारी इनकम क्या क्या थी, तो मैंने आपको लिख के दिया था X1, X2, X3, X6 तक हमने लिखा था आपके लिए, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ, इस X1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एक्चुअल डेटा मैंने प्लॉट की है ये, इस X2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपकी एक्चुअल डेटा प्लॉट कर दी यहाँ, X3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल डेटा यहाँ, X6 के कॉरस्पॉन्डिंग सपोज एक्चुअल डेटा आपकी यहाँ, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने जो पॉपुलेशन लिया था वो आई थिंक 50-60 मेंबर्स का था, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैंपल का इंफॉर्मेशन होगा वो ऑब्वियसली लेसर होगा। इसका मतलब हर एक इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक बंदे का एक्सपेंडिचर लिया, ठीक है। ऑल्दो यहाँ आई थिंक 5 बंदे थे, यहाँ क्या था 7-8 पर्सन थे, ऐसे X3 के कॉरस्पॉन्डिंग था, क्लियर। लेकिन अब जो हमने लिया वो सिर्फ 1 पर्सन का लिया, यानी कि सैंपल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा छोटा होता है। जैसे आप इंडिया जैसा पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपको सैंपल साइज 4000 से 8000 के बीच में दिखेगी। तो आप मुझे बताओ 4000 to 8000 यदि पॉपुलेशन की सैंपल साइज ली जा रही है, किसका प्रोडिक्शन करने के लिए, 1.4 बिलियन लोगों को प्रोडिक्ट करने के लिए। तो आपको मालूम है यदि 4000 को डिवाइड दोगे 1.4 बिलियन में तो वो आपकी डेसिमल में चली जाएगी, डेसिमल परसेंटेज में, ठीक है, क्लियर। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो अभी पॉपुलेशन में मेंबर्स लिए थे वो 50-60 थे। सैंपल में जो इंफॉर्मेशन लिया है वो ऑब्वियसली हर एक बंदे के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग एक बंदे का एक्सपेंडिचर लिया है। तो यदि पॉपुलेशन में 60 मेंबर्स थे तो हमने 6 डेटा लिए। आपको मालूम है 6/60 रफली 10% होती है। तो सैंपल में यहाँ तो हमारी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इससे भी कम इंफॉर्मेशन में सैंपल निकाली जाती है। मैंने आपसे क्या कहा, 1.4 बिलियन के कॉरस्पॉन्डिंग 4000 का सैंपल या 5005 का सैंपल या 8000 का सैंपल, ऐसा सैंपल साइज लिया जाता है, ठीक है। और प्रेडिक्ट किसके बारे में करते हो, पूरे पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्ट करते हो। तो उस हिसाब से हमने यदि एक बंदे का एक्सपेंडिचर लिया है तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। रफली 60 डेटा के अंदर हमने 6 डेटा तो यहाँ कवर कर लिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैंपल में लेके नहीं चल रहा हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात मैं और आपको समझाऊँ, छोटी सी बात भाई, ये एक्चुअल डेटा के थ्रू जो लाइन पास होती है वो होती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बी क्लियर अबाउट दिस वन, ठीक है भाई। एक्चुअल डेटा जो आपकी है उसके थ्रू जो भी लाइन जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली हम सैंपल रिग्रेशन लाइन पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल डेटा के थ्रू जो भी लाइन जाएगी या जो भी कर्व जाएगा, क्लियर, उसे हम कहेंगे सैंपल रिग्रेशन कर्व, और फंक्शन को कहेंगे हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। फिलहाल तो ये लाइन है तो ऑब्वियसली सैंपल रिग्रेशन लाइन, क्लियर। अब रही बात, यदि हम लाइन के डिस्कशन कर रहे हैं तो इस लाइन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो गिवन डेटा पे बेस्ट फिट हो। बेस्ट फिट का मतलब अधिकतर डेटा लाइन के क्लोजर होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। यहां एग्जैक्टली फिट का कोई कंसेप्ट नहीं है, बी क्लियर अबाउट दिस वन। जो भी कंसेप्ट हो बेस्ट फिट का है, मतलब अधिकतर डेटा या तो ऑन द लाइन होनी चाहिए या लाइन के क्लोजर होने चाहिए। तो आप देखिए लो, मैंने जो प्लॉट किया है उसके अकॉर्डिंग लाइन पे जो कुछ डेटा लाइन के नीचे, कुछ डेटा ये, क्लियर यहां तक। तो मैंने आपसे क्या कहा, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन या इन दिस केस सैंपल रिग्रेशन लाइन कि वो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, गिवन डेटा पे क्या हो, बेस्ट फिट हो। तो इसलिए हमारे पास जो एक्चुअल डेटा है उसके थ्रू जो लाइन है आपकी, इस केस में वो सैंपल रिग्रेशन लाइन है, और एक्चुअल में जो कर्व होगा वो
पैराबोला भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पीआरएफ में क्या है। पीआरएफ में यदि पैराबोला होगा तो यहाँ जो कर्व आएगी वो पैराबोला आएगी, ठीक है। पीआरएफ में क्यूबिक होगा तो यहाँ क्यूबिक आएगी। तो फिलहाल तो हम लाइन में, तो ऑब्वियसली लाइन की बात कर रहे हैं। लिख ली इन दिस केस, पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। लिखिए इन दिस केस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, लिखिए इन दिस केस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन इज अ लाइन। लिखिए देयरफॉर मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए देयरफॉर मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज yi hat is equal to b1 plus b2 xi। लिखिए yi hat is equal to b1 plus b2 xi, ठीक है। लिख लिया आपने, मतलब आपकी इक्वेशन ये जो हुई, ये मैं इंडिकेट कर देता हूं, yi hat is equal to b1 plus b2 xi। सिंबल थोड़ा ढंग से लिखिएगा, क्लियर। b1 प्लस b2 xi। अब आपकी कंसंट्रेशन 1 मिनट के लिए यहाँ, पहले तो चीजें समझो आप, क्योंकि इनिशियली मैंने आपसे क्या कहा कि टफनेस होगी, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट कर जाओगे आप। भाई सैंपल रिग्रेशन लाइन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो पहले तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो। अब रही बात लाइन ऑफ बेस्ट फिट होने के बाद क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कि ये लाइन जो होनी चाहिए वो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट करे। भाई मैंने आपसे क्या कहा, पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, पॉपुलेशन स्टडी तो कर नहीं सकते, तो सैंपल स्टडी कर रहे हो, रादर से सैंपल रिग्रेशन लाइन स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो इस सैंपल रिग्रेशन लाइन से आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का दे। तो मुझे बताओ B1 से आप क्या चाहते हो, B1 से चाहते हो कि ये β1 का इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। तो B1 किसका एस्टिमेटर हुआ, ऑब्वियसली β1 का हुआ। मुझे बताओ B2 से आप क्या चाहते हो कि ये β2 का इंफॉर्मेशन दे, क्लियर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो लिखिए राइट डाउन, B1 से आप चाहते हो, कुछ लोग लिखते हैं B1, कुछ लोग लिखते हैं β1 हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ β1। नेक्स्ट B2, कुछ लोग लिखते हैं β2 हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ β2। अब रही बात आप yi हैट से क्या चाहते हो, ठीक है। तो पहले लिख लो yi हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi। पहले आप ये लिखो, B1 आपका एस्टिमेटर हो गया β1 का, B2 एस्टिमेटर क्या हो गया β2 का, y हैट एस्टिमेटर क्या हो गया एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi का। मैं आपको यहां एक बार दिखा देता हूं, पहले देखो जरा कि भाई सैंपल रिग्रेशन लाइन से आप ये चाहते हो कि आप पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का इंफॉर्मेशन दो। तो मुझे बताओ B1 किसकी जगह है, β1 की जगह। तो B1 किसका एस्टिमेटर हुआ, β1 का एस्टिमेटर हुआ, या रादर से B1 β1 का रिप्रेजेंटेटिव हुआ, B2 किसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ, β2 का रिप्रेजेंटेटिव हुआ, yi हैट किसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ, एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi का, क्लियर। क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको सैंपल दे रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहां तक आपने लिख लिया। अब लिखो एस्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ SRF। लिखो एस्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ SRF। लिखो yi मैंने आपको पहले ही समझाया एक्चुअल वैल्यू होती है, लिखो एक्चुअल वैल्यू। आगे लिखो y हैट होती है पॉइंट ऑन सैंपल रिग्रेशन लाइन। लिखो yi हैट होती है पॉइंट ऑन सैंपल रिग्रेशन लाइन। लिख लिया आपने। अब 1 मिनट यहां कंसंट्रेशन, इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है
ये कहलाती है वाई आई, बी क्लियर विद दिस वन। और ये जो वैल्यू होगी ये कहलाएगी वाई आई हैट। इंडिकेट करने की जरूरत नहीं, समझना है। ये हुई एक्चुअल वैल्यू और ये हुई पॉइंट ऑन सैंपल लोकेशन लाइन। ऐसे x2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कहलाती है वाई आई और ये कहलाएगी वाई आई हैट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्लियर आपको होना चाहिए। x3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल वैल्यू है वही आपकी वाई आई हैट है। नेक्स्ट x6 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आपकी क्या है, वाई आई, और यहां जो वैल्यू होगी वो वाई हैट होगी। तो आपको मालूम है एक्चुअल वैल्यू समटाइम्स लाइन के बिलो भी हो सकती है, समटाइम्स लाइन के अबव भी हो सकती है, समटाइम्स ऑन द लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है, बिलो या अबव या ऑन द लाइन, इसकी एडजस्टमेंट कौन कर रहा था, पीआरएफ में कर रहा था यूआई। पीआरएफ में कौन कर रहा था इसकी एडजस्टमेंट, यूआई। यहां जो एडजस्टमेंट करेगा वो करेगा ईआई, लिखो प्लस ईआई। भाई एक्चुअल वैल्यू लाइन के अबव भी हो सकती है, लाइन के बिलो भी हो सकती है, इसकी एडजस्टमेंट कौन करेगा, ईआई करेगा। इस ईआई का नेम यहां एक सेपरेट है, लिखो रेजिडुअल टर्म। वह वहां कहते हैं हम एरर टर्म और यहां कहते हैं हम रेजिडुअल टर्म। ये बेसिकली नेम इसलिए रखा गया है जिससे कंफ्यूजन अराइज नहीं हो। ठीक है, तो वहां एडजस्टमेंट कर रहा था यूआई, दैट इज कॉल्ड एरर टर्म, और यहां कर रहा है ईआई, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल टर्म। नेक्स्ट लाइन लिखो, लिखो वाई आई, वाई हैट की जगह लिख दो b1 प्लस b2 xi प्लस ei। ये आपकी वाई हैट, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने लिखा है। ये लिख दो b1 प्लस b2 xi, ये रहा वाई हैट की जगह b1 प्लस b2 xi, ये आप कॉपी कर लो। अब एक बार फिर से बताओ b1 किसका एस्टिमेटर है, ऑब्वियसली बीटा 1 का। b2 किसका एस्टिमेटर है, बीटा 2 का। तो मुझे बताओ ei किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, एस्टिमेटर को या रिप्रेजेंटेटिव को, एक ही बात है। तो ei किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ui का। तो लिखो वेयर ei, कुछ लोग ei को लिखते हैं ui हैट, लिखो ei इज इक्वल टू ui हैट इज एन एस्टिमेटर, लिखो इज एन एस्टिमेटर ऑफ ui, लिखो इज एन एस्टिमेटर ऑफ ui। यहां तक क्लियर। तो मैंने जितनी बातें आपको बताई उसको एक बार मैं समरी फॉर्म में लिख देता हूं आपको, आप इसे लिख लो। एक तरफ लिखो पीआरएफ और एक तरफ लिखो एसआरएफ। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी वो था एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है y हैट इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi। नेक्स्ट यहाँ जो yi इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi प्लस ui। यहाँ जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन होगी वो yi इज इक्वल टू y हैट, ठीक है, प्लस ei। ये आपको मैंने पीआरएफ में बताया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसआरएफ में ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट ये आपकी पीआरएफ में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसआरएफ में ये। और लिखो थर्ड वन, लिखो yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस ui। इसके कॉरस्पॉन्डिंग yi इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi प्लस ei। मतलब पिछले 1-1.5 घंटे से मैं आपको यही बातें समझा रहा हूँ, ठीक है, 1 आवर से, कि भाई कौन किसका टर्म है, कैसे करना है, ये समझो आप। ठीक है, दोनों देखने में एक ही ऐसा है, लेकिन पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन अननोन है, ठीक है, और रादर से फिक्स्ड भी है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप इजीली नहीं निकाल सकते, तो आप हेल्प सैंपल कर लोगे। मतलब आपको ये सारे इंफॉर्मेशन इसके स्टडी करने, ये आप स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर। तो हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की तरफ हैं, यानी कि हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन होंगे और ये सारे इंफॉर्मेशंस के बारे में आपको आइडिया लेना कि भाई क्या हो सकता है। क्लियर। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा सैंपल का होगा, पॉपुलेशन का नहीं होगा। अब रही बात इस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन के अंदर, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि ये जो लाइन होती है
वो गिवन डेटा पे बेस्ट फिट होती है। तो बेस्ट फिट का मतलब अधिकतर डेटा लाइन के क्लोजर होनी चाहिए या ऑन द लाइन होनी चाहिए। रादर से वाई और वाई हैट के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्लियर? आपको मालूम है वाई माइनस वाई हैट आपकी ई आई होती है। ठीक है यहाँ तक? तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके जो ई आई वाले हैं वो क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। तो आपको मालूम है कुछ ई आईज आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जो लाइन के नीचे होगा वो नेगेटिव होगा, जो लाइन के अबव होगा वहां ई आई आपकी पॉजिटिव होगी। ई आई क्या है, वाई आई माइनस वाई हैट। वाई हैट ये पॉइंट है, एक्चुअल वैल्यू ये है आपकी। तो कुछ ई आईज पॉजिटिव होंगे, कुछ ई आईज नेगेटिव होंगे, और कुछ ई आईज जीरो भी होंगे, जैसे इस केस में जीरो हो रही है। तो आपको जो है लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालने के लिए ई आईज को मिनिमाइज करना होगा। तो आपको मालूम है ई आईज को यदि हम मिनिमाइज करें तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो कुछ लोगों का सजेशन ये था कि आप ये सारे ई आईज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसकी स्क्वायरिंग कर लो, जिससे कि क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। सॉरी, स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद आप मिनिमाइजेशन का प्रोसेस करो। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। आप कहोगे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से क्या निकलता है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकलेगा। ठीक है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब आपको B1 B2 की वैल्यू मिलेगी। अब रही बात xi आपके पास ऑलरेडी है, yi ऑलरेडी है, आपके पास अननोन कौन है, तो B1 B2 है। जैसे B1 B2 आपको नॉलेज में आ जाएगी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ जाएगी आपके पास। गॉट इट? तो देखो जो प्रोसेस हम फॉलो करने जा रहे हैं B1 B2 को निकालने के लिए वो है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। लिखो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसे हम कहते हैं OLS मेथड। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। लिखो मेथड के बारे में, OLS स्टेट्स दैट, या ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड स्टेट्स दैट, लिखिए B1 and B2 to be selected in such a way, B1 small b1 and small b2 is selected in such a way, लिखिए such that summation EI square, देखिए such that summation EI square is minimized। देखिए summation EI square is minimized मतलब B1 B2 का सिलेक्शन इस ढंग से करना है कि समेशन EI स्क्वायर मिनिमाइज फॉर्म में हो। मैंने स्क्वायरिंग क्यों की वो आपको समझा दिया, जिससे सारे पॉजिटिव हो जाए और सम टोटल आप मिनिमाइज कर सको। अब रही बात EI आपको यहां से निकालनी, निकालो। लिखो वी हैव EI स्क्वायर इज इक्वल टू YI माइनस B1 माइनस B2 XI होल स्क्वायर। यहां से आप निकालोगे EI, ये आपकी EI दे देगा। ठीक है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अननोन कौन है, B1 B2। ऑब्वियसली मिनिमाइजेशन के लिए मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगेगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन आपकी B1 के रिस्पेक्ट में होगी और एक बार B2 के रिस्पेक्ट में होगी। तो स्टार्ट करो मैक्सिमम मिनिमम प्रोसीजर। लिखो डेल समेशन, आपको मालूम है डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल है। लिखो दिस इज इक्वल टू 2 into YI माइनस B1 माइनस B2 XI इंटू -1। B1 पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर B1 का डिफरेंशिएशन। आप इसे कह सकते हो कि ये आपकी -2 समेशन EI है। आपको मालूम है ये टर्म आपकी EI है, ये देख लो आप, ये आपकी टर्म EI है। ठीक है? दूसरा डिफरेंशिएशन निकालो। लिखो डेल समेशन EI स्क्वायर डेल B2। लिखो 2 into YI माइनस B1 माइनस B2 XI इंटू -XI। ठीक है?
भाई पहले तो स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी, फिर b2xi की डिफरेंशिएशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू b2, तो ये आपकी -xi होगी। आपको भी मालूम है ये आपकी ei है, ये टर्म, तो आप इसे लिख सकते हो -2 समेशन ei(xi)। तो एक बार मैंने b1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार b2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद आप उसे क्या करते हो, जीरो पुट करते हो मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो राइट डाउन पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, राइट डाउन पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो लिखो राइट डाउन डेल समेशन ei² डेल b1 इज इक्वल टू 0। लिखो दिस इंप्लाइज 2 समेशन yi माइनस b1 माइनस b2xi, ठीक है। लिखा आपने -2 समेशन इज इक्वल टू 0। लिखो दिस इंप्लाइज समेशन yi माइनस b1 समेशन yi, जस्ट अ मिनट भाई, ये 2 आपकी -2 उधर चली गई, तो लिखो समेशन yi माइनस समेशन b1 माइनस समेशन b1 माइनस b2 समेशन xi इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन लिखो समेशन yi, b1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा n b1, लिखो n b1 माइनस b2 समेशन xi इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगी समेशन yi इज इक्वल टू n b1 प्लस b2 समेशन xi। ये आपकी नॉर्मल, पहले आप इसे इक्वेशन 1 इंडिकेट करो, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। एक को मैंने 0 किया है, फर्स्ट वन, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ऐसे ही आ जाओ डेल समेशन ei² डेल b2 0 करो, लिखो दिस इंप्लाइज -2 समेशन yi माइनस क्या था b1 माइनस b2xi into xi इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। दूसरे को 0 कर रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज समेशन xi yi माइनस b1 समेशन xi माइनस b2 समेशन xi² इज इक्वल टू 0। लिखो दिस इंप्लाइज समेशन xi yi इज इक्वल टू b1 समेशन xi प्लस b2 समेशन xi²। ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। आपको अपना ऑब्जेक्टिव याद है ना, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पास xi yi की गिवन वैल्यूज गिवन है, आपका अननोन कौन है b1 b2, इसलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू b1 b2 हो रहा है, ठीक है। b1 b2 जैसे ही आपको मालूम हो जाएगा वैसे ही लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया, एक बार b1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार b2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और फिर दोनों इक्वेशन को हमने 0 कर दिया, जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम में करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ये आई, ठीक है। -2 आपकी उधर 0 हो जाएगी, और xi को yi से मल्टीप्लाई करोगे तो xi y आएगा, b1 समेशन xi b2 समेशन xi², तो ये आपकी पोजीशन होगी। अब लिखो इक्वेशन 1 and 2 आर कॉल्ड, राइट डाउन इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस। लिखो इक्वेशन 1 and 2 आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं b1 का इंफॉर्मेशन। लिखो फ्रॉम फर्स्ट, हमारे पास क्या है, समेशन yi इज इक्वल टू n b1 b2 समेशन xi, n से डिवाइड दो, लिखो समेशन yi डिवाइड बाय n इज इक्वल टू b1 प्लस b2 समेशन xi डिवाइड बाय n। समेशन yi डिवाइड बाय n क्या होगा, y बार इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x बार। इस इंफॉर्मेशन को भी आप ब्रैकेट में लो और यहां से आप b1 निकालना। लिखो दिस इंप्लाइज b1 इज इक्वल टू
वाई बार माइनस B2 एक्स बार। हमें B1 B2 निकालना था लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए, जिसमें से B1 हमारे पास आ गया। अब रही बात B1 किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ऑब्वियसली बीटा 1 का। तो B1 इज एन एस्टिमेटर ऑफ क्या होगा, बीटा 1। तो लिखो B1, लिखो वेयर B1 इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1। B1 इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1। भाई दो इंफॉर्मेशन निकालने हमें B1 B2। तो B1 हमारा आ गया y बार माइनस B2 x बार। तो B1 हमका किसका इंफॉर्मेशन देगा, बीटा 1 का इंफॉर्मेशन देगा। अब हमें B2 निकालना है। तो B2 के लिए आपको B1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी होगी इक्वेशन 2 में। तो लिखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन 2। राइट डाउन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन 2। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव summation xi yi is equal to B1 summation xi plus B2 summation xi square। लिखो this implies summation xi yi, B1 की जगह सब्स्टिट्यूट करो, लिखो y बार माइनस B2 x बार समेशन xi प्लस B2 समेशन xi स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, लिखो दिस इम्प्लाइज समेशन xi yi माइनस y बार समेशन xi। ये ध्यान रखना, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड कर देनी है आपको। ठीक है, और जब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें B2 कॉमन आएगी। तो लिखो दिस इज इक्वल टू B2, लिखो समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार समेशन xi। भाई ये आपकी समेशन xi स्क्वायर हो गई और इसमें जो कॉमन है वो मैंने यहाँ लिख दिया आपके। ठीक है यहाँ तक, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लेफ्ट साइड कर दिया। अब आपका B2 आ गया, लिखो दिस इम्प्लाइज B2 इज इक्वल टू समेशन xi yi माइनस y बार समेशन xi डिवाइड बाय समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार समेशन xi। आपको मालूम है एक B1 निकालना था जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, B2 निकालना था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, इससे मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देता हूं आपके लिए। लिखो दिस इज इक्वल टू xi माइनस एक्स बार yi माइनस वाई बार, कॉम्पैक्ट कर रहा हूं मैं से, समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये ऊपर वाला टर्म को मैंने कॉम्पैक्ट करके लिख दिया है, नीचे वाले टर्म को कॉम्पैक्ट करके ये लिख दिया। अब ये कैसे आया ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से, यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू समेशन स्मॉल xi स्मॉल yi अपॉन समेशन स्मॉल xi स्क्वायर। जहाँ आपकी स्मॉल xi है कैपिटल xi माइनस एक्स बार, स्मॉल yi है कैपिटल yi माइनस वाई बार। ये आपकी B2 हो गई। B2 किसका एस्टिमेटर है, ऑब्वियसली बीटा 2 का। लिख लिए वेयर B2 इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2, वेयर B2 इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट रादर से सैंपल रिग्रेशन लाइन जो कि पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें दो इंफॉर्मेशन अननोन है, एक B1 दूसरा B2, दोनों ही मैंने आपके लिए निकाल दिए। जैसे B1 B2 की वैल्यू आ जाएगी आपको सैंपल रिग्रेशन लाइन मिल जाएगा। OLS का डेरिवेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है और वो टर्म्स आपको समझनी है। ठीक है, जो 6 टर्म्स हैं आपके कि बीटा 1 क्या होता है, बीटा 2 क्या होता है, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, UI क्या होता है, EI क्या होता है, ये आपको समझना है। और हम PRF से SRF में क्यों आ रहे हैं ये समझना है आपको। ये आप जैसे समझ जाओगे तो वो आपकी हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको लिखना है थ्राइस, वो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि एक बार आप इन्फॉर्मेशन समझ जाओ, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सब के सब 2 वेरिएबल के अंदर है। तो ये यानी कि स्ट्रेस लेवल थोड़ी 2 वेरिएबल में ज़्यादा होगी, और जैसे आप उससे बाहर निकलोगे आपको रिलैक्सेशन दिखेगी। अब रही बात ये टर्म मैंने कैसे लिख दिया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा, तो वो आप लिख लो रिमार्क में।
पहले मैं न्यूमरेटर की बात करूं, मैंने आपको लिख के दिया एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, ये लिख के दिया। आप कुछ मत करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपकी हो जाएगी एक्स आई वाई आई माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा एक्स बार वाई आई माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा आपका एक्स बार सॉरी वाई बार, जस्ट अ मिनट, वाई बार एक्स आई और क्या आएगा प्लस एक्स बार वाई बार। भाई मल्टीप्लाई कर लेना है एक्स आई वाई आई, ये ध्यान से लिखिएगा इसे, एक्स आई वाई आई, एक्स आई वाई आई माइनस क्या एक्स बार वाई आई, वाई बार एक्स आई, एक्स बार वाई बार। अब अलग अलग समेशन ले लो, आप लिखो दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस लिखो वाई बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन वाई आई प्लस समेशन एक्स बार वाई बार। एक सिंपल सी बात याद रखो कि जिसमें आई अटैच्ड है वो समेशन से बाहर नहीं आएगा, और जिसमें भी आई अटैच नहीं है वो आप समेशन के इनसाइड रखो या आउटसाइड रखो, ये मैटर नहीं करता। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, इस टर्म को लिखो समेशन वाई आई डिवाइडेड बाय एन एंड मल्टीप्लाइड बाय एन। भाई ये टर्म को मैंने n से डिवाइड दे दिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया। x बार y बार ऑब्वियसली आपकी कांस्टेंट है, n टाइम्स से इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा n x बार y बार। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, लिखो दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन वाई आई डिवाइड बाय एन, ऑब्वियसली वाई बार होगी तो इसे लिखो वाई बार इंटू एन प्लस एन इंटू एक्स बार वाई बार। ये टर्म आपकी सेम है, इसे कैंसिल आउट कर दो तो आपके पास वो टर्म आ जाएगी समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई। यही टर्म मैंने आपको लिख के दिया है और ये रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए, क्वेश्चन में अप्लाई हम करेंगे इसे। ठीक है, एक्स आई वाई बार समेशन एक्स आई, यही देखो यही टर्म आपके न्यूमरेटर में यहां लिखा हुआ है। गॉट इट? इसकी जगह मैंने ये लिख के दिया। अब रही बात, यदि आपको डिनोमिनेटर चाहिए तो दोबारा डिराइव नहीं करना आपको। भाई जहां जहां वाई आई है वहां वहां एक्स आई लिख देना आप। तो मुझे बताओ यहां वाई आई की जगह यदि मैं एक्स आई लिख दूं, ठीक है, तो वाई आई की जगह एक्स आई लिखूंगा तो वाई बार की जगह क्या लिखूंगा एक्स बार। ठीक है, तो मुझे बताओ एक्स आई माइनस एक्स बार ये टर्म आएगी। तो मुझे बताओ ये टर्म आ गई आपके डिनोमिनेटर के लिए बात करो कि डिनोमिनेटर यदि आपको चाहिए तो ये जो डेरिवेशन आपने अभी किया है ये वाला टर्म, इसमें कुछ नहीं करना, वाई आई की जगह एक्स आई लिख दो, वाई बार की जगह एक्स बार लिख दो। तो एक्स आई माइनस एक्स बार क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर बात? तो मुझे बताओ कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो यहां वाला टर्म आ गया आपका। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां वाला टर्म क्या होगा एक्स आई इंटू एक्स आई, ऑब्वियसली एक्स आई स्क्वायर, वाई बार क्या हो जाएगा एक्स बार और ये हो जाएगी समेशन एक्स आई। तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर के लिए इस डेरिवेशन के अंदर, ठीक है, वाई आई की जगह एक्स आई लिख देना। तो ये आपकी हो जाएगी एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये टर्म क्या आ जाएगी एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई। तो देखो यही टर्म है लिखा हुआ है यहाँ, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई। गॉट इट? तो आपको दोबारा डिराइव नहीं करना है, सिर्फ ये बात समझनी है। लिखो रिप्लेस वाई आई बाय एक्स आई, ठीक है, फॉर डिनोमिनेटर के लिए। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास समेशन
एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू समेशन एक्स आई। ऑब्वियसली आपको डिनोमीटर मिल जाएगी, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई। ये आपके डिनोमीटर हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, रिमार्क नंबर 1 का रिजल्ट आपको याद रखना है, रिजल्ट, डेरिवेशन नहीं। ठीक है, डेरिवेशन करने आता है तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगी अपने आप। रिजल्ट याद रखना, क्योंकि किसी भी जगह हम इसे यूज करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। ठीक है, कि भाई ओएलएस के डेरिवेशन पे हम रुक गए। अब आपके नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन या जो प्रॉपर्टीज है उसकी हम बात करेंगे। क्लियर? तो मैंने आपको कुछ नहीं किया है, कहा है कि जो बाय मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं उसे थ्राइस लिखना है। और पहले तो वो 6 टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बैठाओ कि भाई बीटा 1 क्या होता है, बीटा 2 क्या होता है, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, उधर UI क्या होता है, इधर EI क्या होता है। क्लियर? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या है। ऑब्वियसली हम लाइन में हैं तो हम पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, सैंपल रिग्रेशन लाइन की तरफ है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन यदि आप अपने अंदर फिट कर लेते हो तो आप अपने बेसिक्स को ठीक कर लोगे और उसके बाद आप उस पर प्रोसीड करोगे तो इट विल बी बेटर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि यू हैव टू राइट ट्वाइस थ्राइस। ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन जितना साउंडली हो वो आपके अंदर जा सके। क्लियर? आज के लिए यहीं तक।